तुम बंजर हो जाओगे यदि इतने व्यवस्थित ढंग से रह जाओगे। तुम बंजर हो जाओगे यदि इतने व्यवस्थित ढंग से रह जाओगे, यदि इतना सोच समझकर बोलोगे चालोगे, कभी मन की नहीं कहोगे, सच को दबाकर झूठे प्रेम के गाने गाओगे, तो मैं तुमसे कहता हूं तुम बंजर हो जाओगे। साथियों, ये पंक्तियां भवानी प्रसाद मिश्र की मुझे विशेष प्रिय हैं। आज इस दिशाहीनता और उपभोक्तावादी समाज का उदय और सुखवाद को हम भोग रहे हैं। इस अनिश्चितता, अस्पष्ट अनित्यता में हम भवानी प्रसाद मिश्र को याद कर रहे हैं। यह सुखद है, यह सकारात्मक प्रयास है। इन कठिनतम संघर्ष की स्थितियों में कठिन राह पर सीधी बात कहने वाले कवि भवानी प्रसाद मिश्र, उनके जीवन के सरोकार और साहित्य के सरोकारों में मैंने कभी कोई अंतर नहीं पाया। इसीलिए कहती रही हूं कि जहां शब्द और कर्म में अभिन्नता है, वहीं भवानी भाई की कविता है। उनका आत्मस्वीकार तो देखिए। छोटी सी जगह में रहता था, छोटी सी नदी नर्मदा के किनारे, छोटे से पहाड़ विंध्याचल के आंचल में, छोटे छोटे साधारण लोगों के बीच, एकदम घटना विहीन, लगभग अविचित्र मेरे जीवन की व्यथा कथा है। यानी जो साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ, साधारण पढ़ा लिखा और काम भी तो कोई असाधारण नहीं किया। साथियों, मुझे तो भवानी भाई का ये असाधारण होना ही, वस्तुतः जो साधारण कहते हैं खुद को, यही असाधारण है। साधारण वो है जो किसी वाद का संकीर्ण पल्ला पकड़े, और मेरी नजर में साधारण वह भी है जो विदेशी प्रभाव से मुक्त तो रहे। साधारण वह भी है जो प्रगतिशीलता के रटे रटाए शब्दों और सूत्रों में नहीं सिमटे। खुल जमा हासिल ये पूरा सप्तक काव्य परंपरा, इनके जैसा साहस कहने वाला कौन था जब भवानी भाई कहते हैं, मैं विशद विस्तार हूं, घेरा नहीं हूं। यह इस साधारण कवि की असाधारणता ही तो है, जो गुटबाजियों, काव्य आंदोलनों, पाश्चात्य प्रभावों और आत्मविज्ञापनों से बहुत दूर रहा। उसने इनसे समझौता नहीं किया। उनके मानसिक बुनावट को समझने के लिए उदार और व्यापक दृष्टि चाहिए। किसी नपीतुली शास्त्रीयता में ऐसा साधारण अटता ही नहीं। उसके लिए कोई खांचा या ढांचा नहीं है, और मैं उनकी कविताओं की तरह ही उनको लगातार नए प्रतिमान और नए मापदंड रचता हुआ पाती हूं। जब वे कहते हैं ना, मेरी आत्मा तक आओगे तभी मेरे समूचे पन को पाओगे। मैं इसीलिए क्लासरूम में भी भवानी भाई को एक सशक्त और समर्थ जनतांत्रिक कवि मानती रही हूं, जो रंगीन ख्वाब देखने वालों को जगाते भी हैं और हम जैसे जीवट जुझारू लोगों में साहस पूर्वक चुनौतियों से टकराने का साहस देते हैं, जोखिम थमाते हैं। समसामयिकता के प्रति जागरूक कवि ही शब्दों को अभीष्ट जीने और मरने में देखता है। यही उनका मानवतावादी चेतना है, जो कलम से कागज पर उतरकर सबके सिर चढ़कर बोलती है। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। ये वही बेजुबान, कमजोर और उपेक्षित के प्रति गहरी संवेदना है साथियों। विषमताओं और विकृतियों के खिलाफ संघर्ष है यह, नव निर्माण की आकांक्षा है यह। इस कठिनतम समय में, जबकि चारों तरफ संशय भरी परिस्थितियां हैं, विवशताएं हैं, ऐसे में मुझे तो भवानी भाई मर्म और कर्म पर टिके दिखाई देते हैं। जब वे कहते हैं ना, मौसम कलम और दुनिया दावात है, समय का मुंसिफ तुझे नाम नहीं घर दे,
सूरज की आंखों से आंखें मिलाकर रग रग में रम गई नींद को हिलाकर गति को प्रकाश और मति को ध्यान दे। तो मुझे तो वे उम्मीद के कवि दिखाई देते हैं। भावनाओं, संवेदनाओं और आत्मचिंतन की भूमिका पर्यवसान निराशा के अंधकार में कतई नहीं होता। उनके काव्य सृजन की भूमि न तो अहम पर केंद्रित है और न कुंठाग्रस्त। कवि हर जोखिम स्वीकारता है, क्योंकि हिंसा और दमन चक्र की विषम परिस्थितियों में भी पशुता के विनाश की पूरी उम्मीद रखता है। वे कहते हैं, व्यर्थ जाता ही नहीं जग में कहीं कोई विद्रोह। तो उनके अनुसार खत्म नहीं होती हरी दूब, खत्म नहीं होता पेड़ों का हरहराना। देखिए साथियों, यही आमतौर पर असंतोष और अतृप्ति ही है जो रचनाकार को समाज से मिलता है। सामाजिक ढांचे पर्याप्त नहीं है, उसके लिए विद्रोह जरूरी है, संघर्ष जरूरी है, जोखिम उठाना, गति और प्रक्रिया, और इसी में जीवन के गतिरोध देखना समझना। तो यही स्थिति परखता है जिसे तोड़ना पड़ेगा, और भवानी भाई इसी का स्वीकार करते हैं। साहित्य जब तक व्यापक धरातल पर समष्टि चिंतन और जनहित की भावना से ओतप्रोत नहीं होगा, तब तक कोई चतुराई से वितान से कुछ नहीं होगा। यानी लंबा लंबा खींच कर कहने और गपियाने से कुछ होने वाला नहीं है। डैने मत चुराओ, फैलाओ इन्हें, भवानी भाई कहते हैं। यानी जीवन के ठोस तथ्यों को पकड़ने के लिए, परिस्थितियों की विविधता को खुली आंखों से देखने के लिए, यथार्थ जीवन से साक्षात करने के लिए प्रगतिशीलता का मतलब समझना होगा। प्रगतिशीलता परंपरा को नकारना नहीं है साथियों, ना। परंपरा नई चीजों से जुड़कर नए अर्थ, नए संदर्भ, नए भाव, नए विचार और नए प्रसंग दे दे, ऐसी परंपरा को स्वीकारना होगा। तभी वह गतिशील भी हो उठेगी, और इसी निरंतरता में ही परिवर्तन संभव है। आप देखें, पूरी सप्तक परंपरा में इस तरह का आडंबरहीन, शुद्ध अनुभूति परक जिजीविषा और काव्यात्मक स्वर और कहीं दिखाई देता है क्या आपको? ढूंढ लाएं कि जो कवि खुद स्वीकारता हो कि दर्शन में, अद्वैत में, द्वाद में गांधी, टेक्निक में सहज लक्ष्य ही मेरे बन जाएं, ऐसी मेरी कोशिश है। तो गांधी कोई वाद नहीं, भवानी प्रसाद मिश्र के लिए चिंतन और दर्शन है। कहने और करने का फर्क मिटाना गांधी हो जाना है। उनकी कविता की कुछ पंक्तियां आप देखें, मगर तब तक के लिए कह नहीं रहा हूं मैं, शुरू कर रहा हूं जितना बन सकता है मुझसे, उतना छोटा एक काम, लेकिन समूची मानवता की परंपरा में अब तक के सबसे सीधे, सादे, निर्भय और स्नेही आदमी, गांधी का नाम। तो कहना न होगा कि भवानी प्रसाद मिश्र का आधार फलक व्यापक है। यानी वे जीवन के वैविध्य को पहचानते भी हैं और अपने काव्य सृजन में लेकर चलते भी हैं। वे जनसामान्य की आशा, आकांक्षा, सुख दुख के गायक हैं। मानवीय संवेदना और सामाजिक दायित्व इनकी कविता की ये धुरियां हैं। निरंतर भारतीय चिंतन की निरंतरता को अगर वे बरतते हैं, निस्संदेह किसी कविता का सृजा हुआ संसार उसका काव्य मूल्य है। इस मूल्य की प्रासंगिकता इस बात पर भी निर्भर होती है कि वह कितना वास्तविक है, कि वह कितना हमारी समझ को और अधिक समृद्ध और अधिक गहरा करता हो। क्योंकि ये तो सच है ना कि हमारे आसपास के संसार को अर्थ प्रदान करने में यही कविता है, कविता की यही सार्थकता है। और भवानी भाई का आक्रोश संयत है, मैं तो कहूंगी व्यंग करुणा मिश्रित है। स्वतंत्र चेतना की नीलामी देखनी हो तो पढ़िए उनकी प्रसिद्ध कविता जो बीए और एमए के पाठ्यक्रम में हम लोग लगातार पढ़ाते रहे हैं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूं। गीत फरोश कविता में साहित्य और साहित्यिक सरोकारों की तमाम विडंबनाओं पर भवानी भाई का करुण आक्रोश
बड़े गहरे स्तर पर उभरता है। पूंजीवादी परिवेश में कलम, चेतना और ईमान सब नीलाम है। और यह तो आपने देखा अब का दौर, और उससे उसे जोड़ सकते हैं, प्रासंगिक है ये। शब्दों में कहना है और कहना है अभी अभी, शब्दों में कहना है और कहना है अभी। तमाम जोखिमें ली हैं, एक और जोखिम लेता हूं। भवानी भाई की भाषा भी उनके मिजाज को ताजगी और नया फलक देती है। यानी सामान्य बोलचाल की भाषा तो वे अपनाते हैं, जैसा उनके समकालीनों ने भी किया है, पर उनके समकालीन साहित्यिक भाषा से अधिक सहज और स्वाभाविक लगते हैं भवानी भाई। भवानी प्रसाद मिश्र खुद कहा करते थे, लिखना आखिरकार बोलना ही तो है। ये मेरा बोलना है। मैं जो कुछ लिखता हूं उसे जब मैं बोलकर देख लेता हूं और बोली उसमें बजती नहीं है तो पंक्तियों को खूब हिलाता डुलाता हूं, क्योंकि बोलचाल की हिंदी ही मेरी ताकत है। भवानी प्रसाद मिश्र की यह पंक्ति बहुत बार दोहराई जाएगी कि बोलचाल की हिंदी ही मेरी ताकत है, मगर लोग उसे भूल गए हैं और वह पहचानी नहीं जा रही। तो चकित होने की कोई बात नहीं है। मैं तो कहूंगा, सामान्यता ही को सदा असामान्य मानकर छाती से लगाया और उसी के बल पर बड़े से बड़े दुख को त्योहार की तरह मनाया। देखिए साथियों, ये भवानी प्रसाद मिश्र हैं। यानी जो सामान्य होता है ना, वह सार्वभौमिक भी होता है। सार्वभौम की प्रकृति साधारण की ओर जाती है। साधारण होना गुणात्मक होना है। गुणात्मक दृष्टि से यही साधारण होना अस्तित्व की पहचान भी है। इसे आप यूं समझें कि इसमें गुणी या गुण यहां पहचानना उसकी कोटि को है, गुण की कोटि को है। भक्त भगवान को केवल भावनात्मक लगाव से नहीं, अपने परिचय और पहचान से पहचाने। क्या बात है, कितनी बड़ी बात भवानी प्रसाद मिश्र, इस आत्मीय लगाव को कितने अच्छे से उन्होंने समझाया है। देखिए, जहां मर्म और कर्म को जोड़ा जाए, यानी कर्म के भीतर मर्म कहां छिपा रहता है उसे उद्घाटित किया जाए। भवानी प्रसाद मिश्र ऐसे कहा करते थे कि जैसे हलवाहा गर्मी में हल जोतता है ना, और थोड़ी देर में नीम की छाया में बैठकर थोड़ा विश्राम कर लेता है, तो वह जान पा रहा है कि छाया का मर्म क्या है। जो गर्मी और श्रम दोनों हलवाहे को दिव्य आंखें दे देती हैं, दृष्टि जिसे मैं विजन कहती हूं, दिव्य दृष्टि दे देती है, जिससे वह उन दोनों का यानी श्रम और कर्म का तीव्र खिंचाव पहचानता है। जहां भी यह तीव्र खिंचाव होगा साथियों, हमें भवानी प्रसाद मिश्र याद आएंगे। भवानी प्रसाद मिश्र को किसी विचारधारा या किसी दर्शन की जरूरत नहीं थी। हाँ, ठीक है कि उनके सामने गांधी एक उदाहरण के रूप में थे और गांधी दर्शन उन पर माने उनके लिए कहा जाता है कि गांधी उदाहरण ही काफी नहीं है। श्रम और कर्म का जीवन जीने वाले स्वयं गांधी जब जब भवानी प्रसाद मिश्र के सामने आते हैं, गांधी से बेहतर उदाहरण वे दे नहीं पाते, देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिना कुछ त्यागे जो जीवन गांधी ने जिया है और जिसे जीना कठिन है, यानी मर्म और कर्म को पहचाने बिना और मर्म के कर्म को और कर्म के मर्म को सक्षम किए बिना कुछ संभव नहीं है। अब ये मर्म क्या है? ये मर्म उत्तर आधुनिक दौर में मर्म की अलग अलग व्याख्याएं होती रही साथियों, क्योंकि मर्म के कई रूप है, बहुस्तरीय है, ये प्याज की परतों सी खुलती बंद होती है, तो इसके कई रूप हैं। पुरानी संरचनाओं में मर्म को धारण करने की योग्यता नहीं है, जबकि भवानी प्रसाद मिश्र की इन कविताओं में आप पहचानेंगे कर्म के मर्म को और मर्म